अस्सलामुअलैकुम। सच बता दूं मैं खुशामदीद। भारत ने पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क होने के दावेदार भारत में जब से मोदी सरकार आई है, अंदरूने मुल्क अकलियतों के खिलाफ महाज गर्म ही है और हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात में भी उलझा जा रहा है। भारत ने चीन के साथ लद्दाख में महाजराई की और फिर जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के साथ भारत ने पंजा लड़ाया तो 2 जहाज भी गंवाए और पायलट भी जिंदा पाकिस्तान के हाथ आ गया। भारत में आए रोज मसीहियों और मुसलमानों को हुजूम की जानिब से तशद्दुद का निशाना बना है। कश्मीरी मुसलमानों को भी एक मुद्दत से लॉकडाउन और कर्फ्यू का सामना है। ये तमाम तर इक़दामात सिर्फ तशद्दुद और ज्यादती पर मबनी नहीं, बल्कि भारत नजरियाती जंग में भी अपने हरीफों को आलमी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने भारत से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात किए हैं। इन इंकशाफात के मुताबिक भारत ने जिनीवा और ब्रसल्स में मुख्तलिफ NGOs और ग्रुप बना रखे हैं जो पाकिस्तान और चीन पर इल्जाम तराशी करते, मुजाहरे करते और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। ये NGOs और उनके कारिंदे खुद को पाकिस्तानी शहरी जाहिर करते हैं और मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत पर मुख्तलिफ नौइयत के इल्जामात लगाते हैं। ये इदारे पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें बनाने और दुनिया भर में फैलाने में भी मुलविस हैं। पिछले एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रायामा खराब की जा रही थी। ये लोग खुद को पाकिस्तानी शहरी जाहिर करते हैं और पाकिस्तान को बदनाम भी करते हैं। अब भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा बीच चौराहे फूट गया है। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जारी होने वाली इस नई तहकीक के मुताबिक इस मंसूबे के तहत जिस शख्स की शनाख्त को चुराकर दोबारा जिंदा दिखाया गया है उसे दर हकीकत इंसानी हुकूक के कवानीन के बानियों में शामिल किया जाता है और उनकी 2006 में 92 साल की उम्र में वफात हो गई थी। EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलेक्जेंडर ई फिलिप ने बताया कि उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की गर्ज से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल किसी नेटवर्क में इतनी हम-आहंगी नहीं देखी। अलेक्जेंडर इला फिलिप कहते हैं कि हमने इस नौयत का इतना बड़ा नेटवर्क इससे कबल कभी नहीं देखा था। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल इस नेटवर्क के बारे में तहकीक सामने लाने के बावजूद उसने अपने तमाम काम को जारी रखा, जिससे जाहिर होता है कि यह कितना मजबूत और बाअसर नेटवर्क है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स से काम करने वाले इदारे EU डिसइंफो लैब ने गुज़िश्ता साल भी इसी नौयत के इंकशाफात किए थे, लेकिन तहकीक में बताया गया कि श्रीवास्तव ग्रुप से चलाए जाने वाले इस नेटवर्क की पहुंच कम अज कम 116 ममालिक और 9 मुख्तलिफ खितों तक है। तहकीक के मुताबिक ये नेटवर्क जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक UNHCR और ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लिमान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में यह नेटवर्क मशकूक या जाली NGO 700 से ज्यादा जाली मीडिया हाउसेज और फर्जी शनाख्त इख्तियार करके या दूसरों की शनाख्त चुरा कर या एक केस में तो इंसानी हुकूक पर काम करने वाली एक इंतहाई मोतबर शख्सियत को जिंदा करके अपने मकासद पूरे करने पर काम करता रहा है। इसके अलावा इस नेटवर्क की हिकमत अमली का बड़ा अहम जुज यह है कि मीडिया के जाली मकामी इदारों पर शाया होने वाली खबरों को इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज वायर एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI के जरिए मुअत्तबर जाहिर करे और मजीद आगे फैलाए। सवाल यह है कि इंडियन क्रॉनिकल्स के पीछे किसका हाथ है और EU डिसइंफो लैब ने इस नेटवर्क के पीछे श्रीवास्तव ग्रुप के मुलविस पाने के बाद सबसे बड़ा कसूरवार कौन है। इससे ज्यादा मालूमात या हतमी तौर पर यह साबित नहीं किया जा सका कि आया कोई और भी इसमें मुलविस है, लेकिन यहां तहकीकाती रिपोर्ट्स और मोतबर तज्जियों पर निगाह की जाए तो मालूम होता है कि यह सब भारतीय खुफिया एजेंसियों की इमाम पर होता रहा। अलेक्जेंडर इला फिलिप ने कहा कि जिस नौयत का यह ऑपरेशन है और जितनी वसी इसकी पहुंच है, यह काफी गौर तलब बात है और इतना बड़ा ऑपरेशन आप महज चंद कंप्यूटर्स के साथ नहीं चला सकते। इसके लिए मंसूबाबंदी करनी होती है। यहां एक और सवाल पैदा होता है कि इंडियन क्रॉनिकल्स के इस नेटवर्क के मकासद और अज़ाइम क्या थे। EU इन्फो लैब के मुताबिक इस तहकीक की सबसे अहम बात अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा 10 NGOs का श्रीवास्तव ग्रुप से बराह रास्त ताल्लुक साबित होना है। इसके अलावा 550 से ज्यादा न्यूज वेबसाइट्स, मुताद्दिद मशकूक NGOs और कई गैर फाल इदारे और थिंक टैंक्स का भी श्रीवास्तव ग्रुप से बराह रास्त ताल्लुक इस तहकीक में साबित किया गया है, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंडियन मफादात को फैलाती और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा आराई करती दिखाई देती है। तहकीक के मुताबिक श्रीवास्तव ग्रुप के इस ऑपरेशन का आगाज सन 2005 के आखिर में हुआ, जो कि NHCR के कयाम से चंद माह कबल था। मुहक्किकीन को कमीशन टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस नामी NGO का नाम बिलखुसूस खटका, जिसका कयाम 1930 में हुआ था और वो 1975 से गैर फाल थी। हैरत की बात यह है कि तहकीक में नजर आया कि इस इदारे के एक साबिक चेयरमैन प्रोफेसर लुइस B सोइन का नाम 2007 में UNHCR के एक सेशन में शिरकत करने वालों की फहरिस्त में शामिल था,
लेकिन प्रोफेसर सोन का 2006 में ही इंतकाल हो चुका था। वाज़ रहे कि यह सन 2015 में हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली 2 NGOs की मंजूर शुदा हैसियत खत्म कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिए थे। यहां एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि इंडियन क्रॉनिकल्स में इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI का क्या किरदार रहा है। यहां यह बताना जरूरी होगा कि मोतबर इंडियन जरीदे का और ANI का और इंडियन हुकूमत और इंडियन खुफिया एजेंसियों के दरमियान ताल्लुकात पर मजमून शाया होते रहे और बाद में बताया गया कि ANI के सरबराह संजीव प्रकाश की अहलिया समिता प्रकाश के वालिद ने इंडिया के 4 साबिक वज़ीर आज़म के साथ बतौर हुकूमती तर्जुमान काम किया और उसकी मदद से ANI की हुकूमती हलकों में बहुत ज्यादा पहुंच रही। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर की माहिर तज्जियाकार आसमा वदूद साहिबा ने। आसमा, बहुत शुक्रिया सच बता दूं में वक्त देने के लिए। हम जानना ये चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी पहुंच 116 ममालिक और 9 खित्ते, पीछे मकासद क्या थे? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, भारत इस खित्ते में खुद को एक चौधरी के तौर पे मनवाना चाहता है, ठीक है, और वो ऐसी जहाँ पे म्यूचुअल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अंदरून मुल्क भी और अपने नेबर्स के साथ भी खत्म रहा है। हम तो ट्रेजिकली वी हैव बीन ब्लेस्ड विद, हमारे तो कुछ ये एक ट्रेजिक आयरनी है कि हमारा नेबर ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया बिल्कुल कि वो म्यूचुअली कोएग्जिस्ट पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, हम खाली ये कह रहे हैं कि हम इधर इसमें तकरीबन 700 NGOs शामिल हैं इस पूरे किस्से में, मगर ये वो NGOs हैं जो कि जेनेवा में या आपकी EU की लैब है, EU के सामने आपकी प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं उन मसलों से जो कि बेसिकली जिनका पिवट जो है वो इंडिया है, चाहे वो आपका बलोचिस्तान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो कि आप जिनका एक परवर्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान की वेल बीइंग को हर्ट करना। ठीक है, एक एकता जो हमारी दरमियान में आपस, हम तो एक कोहेजन में रहने वाले मुल्क है पाकिस्तान माशाल्लाह। अगर आप इस प्रोपेगेंडे के कंटेंट को देखा जाए ना, तो जो भी कंटेंट बाहर प्रोवाइड किया जाता है जिससे बाज़ौकात हम लोग बीइंग पाकिस्तानी हैरान हो जाते हैं कि हम तो इस पाकिस्तान में रहते ही नहीं जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये ट्रम्पेट पीटा जा रहा है। वो सब कंटेंट यहाँ से निकलता था जी। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से 15 साल में पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जिससे हमें दूर किया गया है हमारी आइडेंटिटी से, हमारी पहचान से। बिल्कुल ठीक। जो हम हैं वो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सके क्योंकि उनकी आंखों पे ये कर्टन सा डाल दिया गया। बिल्कुल ठीक है। और इस हवाले से हमारी भी यहाँ पे कोताही आ जाती है। आप देखिए कि हमने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग या अपने साइड की कहानी लोगों के सामने बैरूने मुल्क जो है बॉडीज हैं या दुनिया के सामने अपनी कहानी, अपना पर्सपेक्टिव एक फरागत की हॉबी के तौर पे रख छोड़ा जी। हम उससे कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और एक कंसिस्टेंट तौर पे नहीं रखते। हम कभी भी अपना नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करते। और आप ये देखिए कि इन्होंने 15 साल किस तरह कंसिस्टेंसी से हमारा इमेज, हमारी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय की। बिल्कुल। और आज आसमा हमारे सामने एक बयान सामने आया यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो साहब का, और वो फरमा रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा तो जरूर सालिसी करे, लेकिन उससे पहले तो ये तस्लीम करना जरूरी है कि जो इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम पर भारत का एक भयानक चेहरा लोगों के सामने आया है कि पिछले 15 साल से आप अनगिनत एजेंसीज के थ्रू और अनगिनत प्लेटफॉर्म्स के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने दीगर ममालिक जैसे चाइना है उनके खिलाफ आप एक प्रोपोगेट करते रहे। देखिए, बेसिकली टारगेट ही आपकी EU गवर्निंग बॉडीज और आपकी यूनाइटेड नेशन रही है। इन लोगों का, इनका बेसिकली परसेप्शन बिल्डिंग ही अपने नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से, पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा टाइम एंड अगेन जिनसे ताल्लुकात खराब हुए उनके हवाले से एक परसेप्शन बिल्डिंग यूनाइटेड नेशन में और EU में की गई है। तो आप कैसे एक फॉल्स परसेप्शन के बेस पे
आप कहें कि हम तस्फिया करवाते हैं या हम बीच में मीडिएशन करवाते हैं, ये तो मुमकिन है नहीं है ना। आपके ख्याल में जो हमारी एक इमेज है, जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेबल किए गए हैं ऑन द ग्राउंड, शायद उनकी अगर अगर वो मुकम्मल तौर पे फॉल्स नहीं है, तब भी उनकी इंटेंसिटी उस लिहाज से नहीं है जिस तरह आपको प्रोपोगेट की गई है। तो आप जब तक ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स एंड फिगर्स गैदर नहीं करेंगे, आप कभी भी एक इंसाफ की बेसिस पे मीडिएशन नहीं करवा सकते। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस इलाके में बेसिकली अगर आप, आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस को जितनी ठेस एक और इस हवाले से जितना फितना इस पूरे रीजन में इंडिया की जानिब से किया जाता है, इसको कंडेम करना सबसे पहली सीढ़ी होगा। बिल्कुल किसी भी किस्म की मीडिएशन, किसी भी किस्म की पीस या हार्मनी इस इलाके में इंश्योर कराने की भी। बिल्कुल ठीक है। और वापस आते हैं उसी इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब ने शाया किया। उसमें एक और चीज बड़ी अहम सामने आई आसमा, और उसमें यह जिक्र किया गया कि भारत की सबसे बड़ी जो न्यूज एजेंसी है वो भी इसमें मुलविस पाई गई। और मुख्तलिफ तरीकों से हमने यहाँ पर जिक्र किया कि जो उस न्यूज एजेंसी के जो चेयरमैन है प्रकाश साहब और उनकी जोजा मोहतरमा, और वो भी और उनके वालिद भी भारत की गवर्नमेंट में प्रॉपरली स्टेक होल्डर्स रहे। और वो उस अंदाज से इससे मुराद ये है कि फिर इसका मतलब है कि एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इस सारी तहरीक को लेकर चला गया। देखिए जी, वहां के मीडिया की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, वो तो एक अलहदा जॉनरा है मीडिया का, पूरी दुनिया के लिए वो हैरानी का बायस है। आप देखिए, एक फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ना, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर है, कश्मीर बीच में एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसमें दोनों आमने सामने है। उस जगह पे मोदी साहब के इलेक्शन के लिए मीडिया ने एक वॉर प्रोवोक करवा दी। ठीक है, आप उस सिनेरियो में देखें ना, तो ये तो पीनट है उस मीडिया के लिए। बिल्कुल। तो वो जो अर्नब गोस्वामी के लीक्स थे, व्हाट्सएप चैट्स, उसमें भी यही चीज वाज़ेह हुई थी। एग्जैक्टली, उनके लिए तो ये पीनट है। वहां का मीडिया तो मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि दैट इज इवन मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन्स दैट वी हैव। आप खाली इलेक्शन जीतने के लिए पूरी दुनिया की वेलबींग एट स्टेक कर सकते हैं। मैंने अपने एक आर्टिकल में भी ये लिखा था कि हम ये बहुत कंसर्न शो करते हैं कि इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहां जाती है, पूरी दुनिया के स्टेक होल्डर्स हैं, मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि वहां की पॉलिटिकल सेटअप, जो पार्टी इन पावर और मीडिया, ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो पाइपर की तरह पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट अपने पीछे लगा के वॉर की तरफ ले जा रहा है। तो आप इस मीडिया में इस पूरी मैकेनिज्म, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इसकी डिफरेंट आप देखिए ना पिलर्स, वो आपस में बड़े इंटीग्रेट होते चले जा रहे हैं और एक ही पर्पस के लिए कि आप इस इलाके की पीस, हार्मनी और म्यूचुअल एग्जिस्टेंस को आप हैम्पर करते। ये इसमें सिमिलैरिटी आपको इनके मीडिया में भी नजर आएगी। अभी जो किसानों का पूरा सिचुएशन वहां पे और इस वक्त चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एम्बिगुअस प्लेटफॉर्म छोड़ दिया जहां पे गवर्नमेंट दोबारा से उनको मैनिपुलेट करने के लिए उतने ही इमर्ज होके आगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मामला सॉर्ट आउट करवाया था, लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट केम टू रेस्क्यू मोदी साहब की गवर्नमेंट। तो वहां पे हर इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी है कि इस रीजन की हार्मनी, इस रीजन के पीस, इस रीजन की सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल ऐसा को किसी तरह से और ये इंटरनेशनल में इसमें मतलब मैं कहती हूँ कि हम भी बेसिकली अपना मुद्दा पूरी दुनिया के सामने इफेक्टिवली नहीं पेश करते। देखिए, पूरी दुनिया को भी कंसिडर करना चाहिए कि वो एक किस अनटेम्ड एलिफेंट के पीछे अपनी पूरी वेलबींग एट स्टेक करे। बिल्कुल ठीक है। आसमा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपके नजर, क्योंकि आपकी एक गहरी नजर रखती हैं आलमी मामलात पर और
बैनुल अक़वामी उमूर पर। पाकिस्तान ने एक डोजियर तो प्रेजेंट किया था अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसके बाद से हमारी जितनी भी डिप्लोमेसी रही और फॉरेन फ्रंट पर हम जितना काम करते रहे, हम भारत का जो चेहरा था हम तो अक़वाम आलम के सामने लाते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जितनी हाइप और जितनी मशहूरी ये पाकिस्तान के डोजियर को उतनी नहीं मिल पाई जितनी ये इंडियन क्रॉनिकल्स की बारी सामने आया। तो आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान का केस मजीद मजबूत हुआ है? पाकिस्तान का केस मजीद मजबूत हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बात ये भी दुरुस्त है कि हमें इसको एक प्रॉपर प्लान करके कंसिस्टेंट तौर पे इसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए और कंसिस्टेंसी से। देखिए जी, ये हमारे लिए बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस का मामला है, इसको हम इतना कैजुअल नहीं ले सकते। हम इस वक्त हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन ने हमें एक नए होराइजन के सामने लाके खड़ा किया। ये हमारे लिए एक नई बिगिनिंग है, यहाँ से हमारी ग्लोरी शुरू होती है। ठीक है, हमने इसको एक्चुअलाइज करने के लिए हमें अमन चाहिए। ठीक है, हमें एक सस्टेनेबल अमन चाहिए, और उसके लिए हमारे नेबर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअल एग्जिस्टेंस हमारा राइट है, बिल्कुल, और उसको उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप एक कंसिस्टेंट तौर पे एक प्लान करें, लॉबिंग करें, एक अपनी बात बाहर पहुंचाएं। इस वक्त देखिए, हमारे जो सबसे ज्यादा हमारी एडवांटेज में बात यह है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ही हैज अ सेलिब्रिटी पर्सोना। बिल्कुल ठीक वो है। कोई बात करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। ठीक है, वो अपनी तरफ से ही इज डूइंग क्वाइट वेल, कि मतलब मैं एग्री करती हूँ कि मैंने कभी भी इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं देखा। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से, इंडिया की जो कंस्पिरेसीज दुनिया में चल रही है उसको प्रॉम्प्टली एड्रेस करने के हवाले से, वहां पे मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसको एड्रेस करने के हवाले से, ही इज डूइंग गुड जॉब। वन पर्सन, इवन दो ही इज प्राइम मिनिस्टर एंड सेलिब्रिटी एंड पीपल लिसन टू हिम, वी नीड मच मोर, वी नीड प्रॉपर लॉबिंग। लॉबिंग चाहिए, हमें कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए। हमें इस किस्म की क्योंकि हमारा केस जेन्युइन है ना, हमें इस किस्म की कंस्पिरेसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये जरूरत है कि हमारा कंसर्न, हमारे इश्यूज, हमारे प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने टाइम एंड अगेन कंसिस्टेंट तौर पे, फोर्सफुल तौर पे, परसुएसिव तौर पे पेश किए जाए। बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये नहीं होगा तक हम इसे इवन जो अभी हमारा केस स्ट्रॉन्ग हुआ है इससे भी एडवांटेज नहीं उठा सकेंगे प्रॉपर। आसमा, यहाँ पर एक और बात है, एक टुवर्ड्स अ बेटर साइड आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आएगी कि आपने देखा कि ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स हैं इनमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के खिलाफ भी उसी तरह प्लानिंग और मैनिपुलेशन की गई है, बाकायदा प्रोपोगेट किया गया चाइना के खिलाफ। और दूसरा, ऑन द ग्राउंड तो वो ऑलरेडी लद्दाख के मकाम पर इंडिया जो है वो चाइना से हजीमत का सामना कर चुका है। तो आपको लगता है कि ये इन क्रॉनिकल्स का सामने आना, इन इंकशाफात का वाह होना पाकिस्तान और चीन को मजीद करीब ला सकता है? देखिए जी, जब ये इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की थी कश्मीर के हवाले से, तो मैंने उस वक्त भी ये आई वाज लाइक द फर्स्ट फ्यू हु सेड दैट हम चीजों को बहुत छोटे कैनवस में देख रहे थे, हम सिर्फ कश्मीर के हवाले से देख रहे थे, कश्मीर की सॉलिडारिटी के हवाले से। लेकिन बेसिकली मैंने उस वक्त भी कहा था कि लद्दाख को ये इन्होंने बीच में शामिल किया है, दे हैव मच बिगर प्लान्स। बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि लद्दाख वो जगह है जहाँ से तकरीबन आपके तमाम मेजर रूट्स जो गुजरते हैं। अब जो हॉट कमोडिटी है दुनिया की वो आपकी ऑयल नहीं रही, उसने अब अपनी पोजीशन हैज लॉस्ट, अब उसके बहुत अल्टरनेटिव्स आ गए हैं और ऑलरेडी वो ओवर सप्लाई में जा रही है। तो अब नेक्स्ट हॉट कमोडिटी आर द रूट्स, आपकी कम्युनिकेशन रूट्स। ठीक है, उन पे अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई बहुत बड़ी जंगें होती हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन रूट्स पे होंगी। बिल्कुल ठीक तो है। इस हवाले से जैसा कि वो एक जोन में है, एक इल्यूजन में है शायद इंडिया की, उसको इंडिया को ये ख्याल है कि वो बेसिकली इस रीजन को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसके हवाले से उसने हमें भी डेयर किया, लेकिन साथ ही चाइना को टैप करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। और चाइना की, क्योंकि आप जानते हैं कि ताल्लुकात अमेरिका से भी उस जमाने में बहुत स्ट्रेन थे, क्योंकि अभी भी उसी एक स्टिफ नेक में से गुजर रहे हैं। और उस ट्रम्प के जमाने में ट्रम्प और मोदी साहब की अपनी जो एक डीलिंग थी वो किस कदर क्लोज और वार्म थी।
तो उस हवाले से इंडिया खुद को कंपटीटर समझने लगा था, इकोनॉमिक कंपटीटर समझने लगा है चाइना का। बिल्कुल ठीक है। तो हम इस बात को फिर अगेन मैं कहूंगी कि हमें माइक्रोकॉज्म में नहीं देखना चाहिए, इसको बिगर कैनवस में देखना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान से कंसर्न नहीं करता, ये हमारी वेलबिंग नहीं है, ये हमारी को एग्जिस्टेंस नहीं है, ये रीजन जो हमारा है इस वक्त, ये पूरा एक सोने की चिड़िया दोबारा जैसे पहले हुआ करता था ना, दोबारा वही इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। और रीजन की का फेट जो है वो एक ऐसी कंट्री जो कि म्यूचुअल एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करती, दे वांट टू टेक ओवर इकोनॉमिकली और थ्रू कंस्पिरेसीज और थ्रू मैनूवर्स, उसकी वजह से खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक। ये बात दुनिया को एक आखिरी सवाल में आपसे ये करना चाहता हूं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये इंडियन क्रॉनिकल्स के सामने आने के बाद अब क्या पाकिस्तान एक क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले सकता है अक़वाम आलम के सामने? देखिए जी, अब तो सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही इजी रही है, हो गई है। अब तो हमने हमारे पास, क्योंकि ये अगर हमने किया होता ना तो हमें इसके हजारों प्रूफ देने पड़ते। बिल्कुल ऐसा। ये बेसिकली हमने नहीं, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने किया है जिसके बारे में जिसमें आपकी यूनाइटेड नेशन और ईयू भी उतना ही ट्रस्ट करते। लेकिन उसमें भी एक आलमी खबरसां एजेंसी जो थी उसने जब इस पे कमेंट किया तो उसमें भी उन्होंने वो करीब से होकर गुजर गए कि भाई इसमें अभी तक ये साबित नहीं किया जा सका कि इसमें डायरेक्टली कौन मुलव्विस है। तो ये तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता कौन मुलव्विस है। देखिए जी, ये इन चीजों को तो हमें एड्रेस भी करना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा और काउंटर भी करना पड़ेगा। हमने बहुत अरसे अपना जो फॉरेन फ्रंट है उसको ऑन इट्स ओन छोड़ा है, वो उस पे उतनी मेहनत नहीं की गई जितना की हमें जरूरत है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरत है। बहुत अरसे तक हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री तक नहीं था। तो ये चीजें तो हमें फेस करनी पड़ेंगी और इसे काउंटर भी करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेटेजाइज करना। वही मैंने आपको कहा ना, कंसिस्टेंसी, फोर्सफुल कंसिस्टेंसी और एक परसुएसिव अप्रोच के साथ, कंसिस्टेंट एंड परसुएसिव अप्रोच के साथ आपको पूरी दुनिया के सामने जाना पड़ेगा और टाइम एंड अगेन जाना पड़ेगा। ये फरागत का शुगल ना हो, तभी हम इस सिचुएशन से बेहतर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी लॉबिंग है वहां पे, वो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं जी। उन्होंने एक हमें डिमोनाइज दुनिया के सामने जैसे वो करना चाहते हैं, वो पिछले 15 साल से करते चले आ रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि हमें भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ, फोर्सफुल तरीके के साथ, परसुएसिव तरीके के साथ दुनिया के सामने ये चीजें रखनी हमें पड़ेंगी। बकिया जो हम इकोनॉमिकली जिस तरीके से हम लैग बैक करते हैं और हम समझते हैं कि शायद इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट है जिसकी वजह से दुनिया की तरफ इंक्लिनेशन होती है, तो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों फ्रंट आपको साइमल्टेनियसली एड्रेस करने पड़ेंगे, तभी हम इसको एक बेहतर तरीके से एक्चुअलाइज अपने फेवर में कर पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा, और उनका यही कहना था कि जब तक पाकिस्तान खारजा के महाज पर मजबूती से सामने नहीं आएगा, इस तरह के सूरत हाल पाकिस्तान को बारहा इसका सामना रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अखबारों और खबरों की शह सुर्खी खोखर पैलेस के बारे में।